अस्सलाम वालेकुम। ट्रंप साहब चाइना पहुंच गए हैं और चाइना का विज़िट बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत से हवालों से सिग्निफिकेंट है। अगर तो उनके दो तरफ़ा ताल्लुकात को आप देख लें तो रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले के ऊपर अमेरिका इस वक्त फंसा हुआ है। जो ज़्यादातर दुनिया में प्रोडक्शन और रिफ़ाइनिंग कैपेसिटी है वो उसके ऊपर चाइना का ऑलमोस्ट होल्ड है इस वक्त, और उस होल्ड की वजह से अमेरिका को उसके साथ डील करना है। और वो डील करना इसलिए नागुज़ीर है कि उनको अपने सेल फ़ोन बनाने हो, स्मार्ट कार्स बनानी हो, या मिज़ाइल चलाने हो, या वो जो स्टेल्थ उनके फाइटर जेट्स ऊपर उड़ते हैं उसको काम करना हो, सारों में कोई ना कोई रेयर अर्थ मिनरल जो है वो यूज़ होता है और उसके लिए चाइना से होकर रास्ता गुजरता है। इसी तरीके से जो टैरिफ वॉर्स हैं उसमें अमेरिका और चाइना बहुत एक दूसरे से दूर भी गए और बहुत एक दूसरे से उन्होंने वो रास्ते में जो फासले बढ़ गए थे उसको कम करने की कोशिश भी की। ट्रंप के इस विज़िट के दौरान शायद बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि वो इन इश्यूज़ को एड्रेस कर लें, लेकिन इसके साथ ही चाइना उनसे पूछेगा कि ताइवान को अपने हथियार और बेचने हैं कि नहीं बेचने। ट्रंप को शायद इसके ऊपर एक डिफेंसिव पोजीशन इख्तियार करनी पड़े। और सबसे बड़ा और टॉप ऑफ द एजेंडा जो आइटम होगा, जो आज से अगर फरवरी से पहले देखें तो लगता नहीं था कि ये चाइना के विज़िट के दौरान ट्रंप और शी बैठ के हुर्मुज़ खोलने के ऊपर डिस्कस कर रहे हो, लेकिन अभी मेरा ख्याल ये है कि हुर्मुज़ वाला मामला सर फहरिस्त होगा। चाइना सबसे बड़ा बायर है ईरानियन ऑयल का, 90% जो उसका तेल है ईरान का वो चीन को जाता है। इसी तरीके से वेनेजुएला से बहुत बड़ा तेल ख़रीदता था चाइना, और वो वेनेजुएला के ऊपर जब अमेरिका ने एक्शन किया तो उसके तेल के पूरे ज़खायर इस वक्त अमेरिका कंट्रोल करता है, तो चाइना उसमें खसारे में। तो ईरान की जंग का मामला क्या होगा, तो हुर्मुज़ कैसे खुलेगी, टैरिफ वॉर्स का फ्यूचर क्या है, और रीजनल सिक्योरिटी सिनारियो क्या बनेगा। एक ब्रिक्स वाला मॉडल है जिसमें डॉलर को छोड़ के वो अल्टरनेट करेंसीज़ के ऊपर काम करना है। तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये बड़ी इकोनॉमीज़ उसका हिस्सा है और चाइना उसका मूवर है। बेसिकली चाइना अगर आगे चलता है तो वो बाकियों को लेके आगे चल सकता है। चाइना एक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन वाली अप्रोच कभी नहीं अपनाता, लेकिन उससे हट के वो सारा कुछ अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता अपनी इंग्रेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त ट्रंप को चाइना की ज़रूरत है। शायद वो पहला मौका होगा जिसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन होगी वाशिंगटन के अंदर कि अगर हमने चाइना से अच्छी कोई डील ना की तो अमेरिका के लिए आगे बढ़ना दुनिया में मुश्किल हो जाएगा। तो क्या अनफोल्ड होगा इस विज़िट के नतीजे में इन 3 दिनों में कि वो चीन के हालात, चीन के भी फ़ायदे में जाए, अमेरिका के भी फ़ायदे में जाए, और इस इलाके की जो सूरत हाल है उसमें भी कुछ बेहतरी के आसार नज़र आने शुरू हो जाएँ। ये तो एक टॉपिक होगा। दूसरा हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। जो अदाद-ओ-शुमार आज ऑफिशियली जारी किए गए हैं उसके मुताबिक 2023-24 का साल, उसमें पाकिस्तान में जीडीपी ग्रोथ थी 2.62%, 24-25 में 3.18%, और 25-26 ये जो साल अभी रवां चल रहा है इसमें 3.70 के एस्टीमेट हैं। और ये मुझे थोड़े से इन्फ्लेटेड एस्टीमेट लगता है 3.70, क्योंकि जो कुछ फ्लड्स के बाद डैमेजेस हुए थे उसके बाद 3.70 का नंबर थोड़ा सा मुझे बड़ा हुआ लगता है। लाइफ स्टॉक की ग्रोथ आप दिखाएं, एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ दिखाएं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का सर्वे करके कोई नंबर नहीं निकाला जाता बल्कि एक गेस्टिमेट है जो टेबल पर बैठ के निकाला जाता है, तो ये नंबर थोड़ा सा मशकूक लगता है मुझे। लेकिन 3.70 को भी आप मान लें तो 3% की पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ 3% ऑन एवरेज ग्रोथ बनती है 3 सालों की। तो हम अनएम्प्लॉयमेंट का एक जम्मे गफ़ीर है जो अपनी लेबर फोर्स में अनएम्प्लॉयड लोगों में इजाफा देख रहे हैं, उनका क्या करेंगे, ये प्रोग्राम के अगले हिस्से में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम की इब्तिदा में हमें ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम दस्तगीर, डिफेंस मिनिस्टर हैं और सीनियर रहनुमा है PMLN से। आदिल नजम साहब है, माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर, दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। आदिल नजम साहब, चाइनीज़ विज़िट ट्रंप साहब का आप क्या एंटिसिपेट करते हैं आउटकम्स? देखिए, एक तो आउटकम होगी जो साइन होगी, जो कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह होंगे। ट्रंप साहब जो हैं कोशिश करेंगे कि वो हाईलाइट करें कि जी इससे इकोनॉमिक बड़ा कुछ निकला है। आप देखेंगे जिस तरह उन्होंने अपना वफ्द बनाया और जो बार बार उसको वो हाईलाइट कर रहे हैं कि जी मेरे साथ इतने CEOs हैं, और सारी जो अमेरिकन मीडिया है वो भी उसी को हाईलाइट कर रहा है, एक्सियोस ऐसे। तो उसका पर्पज़ ये है टू डेमोन्स्ट्रेट कि जी हमारा मेन पर्पज़ इकोनॉमिक है और स्ट्रेटिजिक और पावर नहीं है, इंक्लूडिंग जो ईरान में हो रहा है। हालांकि और टॉप ऑफ द थिंग आई थिंक ईरान का मसला ही होगा, लेकिन अमेरिका की तरफ से आपको जो निकलेगा वो उसके बारे में मिलेगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी मेरे ख्याल में वो होंगी जो हमें नज़र नहीं आएंगी, लेकिन जो इस दौरे से निकलना, दे विल कम आउट ऑफ दिस, लेकिन वो हमें उस बयान में नज़र नहीं आएगी। और वो ये है कि जो दुनिया का एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल और पावर शिफ्ट है, ये इस दौरे की अहमियत उसमें है।
ये दौरा जो है ये डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका के सदर का चीन का दौरा है। मतलब कहने का ये है कि ये वैसा नहीं है जैसे निक्सन गए थे, इन अ वे जिस तरह आई हैव बीन सेइंग कि बीजिंग इज द न्यू वॉशिंगटन, जो एक बड़ा कैपिटल होता है जहां सारे जाके सलाम करते हैं। ये अभी उस लेवल का तो नहीं है, लेकिन इन अ वे इट इज़ अ शिफ्ट टूवर्ड्स दैट। ट्रंप साहब जो हैं वो यकीनन एक निस्बतन खैर, लेट मी पुट इट, अमेरिका कमज़ोर हो या ना हो, चीन जो है बहुत ज़्यादा मुस्तहकम है बनस्बत, फॉर एग्जांपल जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप वहाँ गए थे 2017 में। आज के दिन में चीन जो है वो एक तरह से इस्टेब्लिश कर चुका है अपने आप को, नॉट ओनली एज एन इमर्जिंग पावर बट एज ए इस्टेब्लिश्ड न्यू सेंटर ऑफ इम्पोर्टेंस। अगर आप देखें ना इससे पहले क्या होता रहा है, हम तो खैर जाते ही हैं क्योंकि हमारा हमसाया भी है और पुराने ताल्लुकात हैं, लेकिन चीन जो है वहाँ कौन जाता है अब? जो है जर्मनी का चांसलर कहाँ जाता है? वो बीजिंग जाता है। अमेरिका कनाडा का प्राइम मिनिस्टर कहाँ जाता है? वो चीन जाता है। सो यू हैव सीन द स्ट्रिंग ऑफ थिंग्स हैपनिंग कि बड़े चौधरी साहब को सलाम करने जो है वो लोग आ रहे हैं। मेरा कहने का सिर्फ आई वांट टू बी केयरफुल, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ शिफ्ट हो गया और अब चीन जो है वो बड़ी ताकत है, लेकिन जिस शिफ्ट की हम अमूमन बातें करते थे, आई थिंक दिस विल बी सीन एज दैट। आखिरी चीज सिर्फ ये कि जो चीजें नहीं गुफ्तगू होंगी, दे मे बी ए वेरी बिग थिंग। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नहीं ख्याल कि आपको ताइवान के बारे में कोई बहुत ज्यादा चीज नजर आएगी। ट्रंप साहब जरा मुंह फट हैं तो शायद कह दें, लेकिन चीन की तरफ से दे विल नॉट पुश इट, लेकिन पुश किए बगैर वो एक तरह से एस्टेब्लिश कर चुके हैं या करना चाह रहे हैं न्यू स्टेटस को। वो एक तरह से रीजन में ऑलरेडी हो गया है। सो दोज आर दी अंडर करंट थिंग्स। आपको नजर आएगा अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक टॉक, लेकिन बिहाइंड दिस इस दौरे का पर्पस जो है और इसका जो इम्पोर्टेंस है वो जियो स्ट्रेटेजिक पावर के बारे में है, वो उस ग्लोबल शिफ्ट के बारे में है जो कई लिहाज से ईरान से भी बहुत बड़ा है, जो एक पूरा ग्लोबल शिफ्ट हो रहा है। उसमें टैरिफ्स भी आ सही। जाते हैं, उसमें रेयर अर्थ भी आ जाती है, ये सारी चीज़ें वो हैं जिनकी गुफ्तगू होगी। लेकिन व्हाट यू आर रियली सीइंग इज ए मेजर ग्लोबल शिफ्ट जो कुछ अरसे से हो रहा था और एक तरह से नागुजीर था, लेकिन उसकी एक ये अलामत बन जाता है। खुरम साहब, जो बहुत अरसे से लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि डॉलर दुनिया में जो इसका राज था, वो राज उसका अख्ताम की तरफ चल रहा है। शायद अगले चंद साल अभी लगे उसकी डिमाइज़ में, फ़ौरन ना हो, लेकिन अमेरिका के लिए वो लाइफ लाइन है, उसका जो ग्लोबल रूल है वो डॉलर के ज़रिए। वो डॉलर आपको लगता है कि पहले की निस्बत इस इलाकाई तनाजुर में पहले की निस्बत उसका होल्ड जो है वो वीक होना शुरू हो जाएगा, या वो जो पेट्रो डॉलर वाला कॉन्सेप्ट है अभी उतना ही तगड़ा रहेगा फोर्सिबल फ्यूचर में और उसका कोई मुतबादल नहीं होगा? ब्रिक्स वाला मॉडल आगे चलेगा या नहीं चलेगा? खुरम साहब। सब दुनिया बदल गई है और उसके बदलने में एक बहुत अहम जो कहते हैं ना फैक्ट है, जिसको हम, जो आपने कहा पेट्रो डॉलर है, कि अब अमेरिका मशरक़ वस्ता से तेल नहीं लेता। अब ये इतनी बड़ी तब्दीली है जिसकी बुनियाद पे तमाम फॉरेन पॉलिसी के तखमीने लगाए जाते थे, सिक्योरिटी पॉलिसी के तखमीने लगाए जाते थे, लेकिन अब तकरीबन 10 साल हो गए हैं अमेरिका ने मशरक़ वस्ता से तेल लेना बंद कर दिया। तभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस तनाज़े के दौरान जो ईरान अमेरिका जंग हुई है, उसने कहा था जिसको खुलवानी है आपने हुर्मुज़ आकर खुलवा ले। इसका मतलब है कि अमेरिका उसको खुलवाने के लिए या और खुलवाने के बाद खोल कर रखने के लिए अपने इन्हीं अस्करी और इंसानी वसाइल इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है, आज भी तैयार नहीं है। अब ये एक शिफ्ट है। इसका मतलब ये है कि अब जो आपने जिसका जो कि ब्रिक्स का जिक्र किया और डॉलर का जिक्र किया, अब अगर जो अरब ममालिक का तेल है और ईरान का जो तेल है, अगर उसका सबसे बड़ा खरीदार चाइना है और चाइना जो है उनको कन्विंस करता है कि भी हमें ऑलरेडी ईरान तो जो है वो चाइनीज करेंसी में ही डील कर रहा है, तो अगर जो है वो बाकी ममालिक को भी जिनका अब अमेरिका के साथ आप देखिए एक खलीज आ गई ना, एक तरफ ये अरब ममालिक जो हैं उनका सबसे बड़ा जो सिक्योरिटी पार्टनर है वो अमेरिका है, लेकिन उनका सबसे बड़ा खरीदार जो है वो चाइना है। तो अब ज्यादा देर नहीं है कि जहां उसके खरीदार होंगे उनकी सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी उधर ही शिफ्ट होंगे। इसमें जाहिर है ये एक कुछ देर का मतकाजी है ये सारा अमल। दूसरा इशू ये है कि जो पेट्रो डॉलर का, ये भी हमें, जो हम सारे इसमें जो है बड़े हुए हैं इसको देखते हुए,
लेकिन ये भी कोई बहुत पुरानी चीज नहीं है पेट्रो डॉलर की जी। जो ऑयल की ट्रेडिंग है वो सिर्फ यूएस डॉलर में होगी। तो लिहाजा ये अब वक्त के साथ इकोनॉमी में जो तब्दीलियां आ रही हैं, आपने रेयर अर्थ मेटल्स का जिक्र किया। अब अमेरिका में एक बहरान है कि एक जो रेयर अर्थ है जिसे समैरियम कहते हैं, अब वो समैरियम जो है, जो उनको बोइंग को चाहिए अपने जहाज बनाने के लिए, और उनके जो जंगी जहाज बनाने वाले मैन्युफैक्चरर हैं, उनको समैरियम नहीं मिल रहा बड़े अरसे से। वहां एक बहरान है, और ये आई थिंक डिस्कशन होगी कि जो है सदर ट्रंप जाकर बात करेंगे। लेकिन जो अहम आई थिंक बात है, जिस तरफ डॉक्टर साहब ने इशारा भी किया है, वो ये है कि सदर ट्रंप जो है वो एक कमजोर हालत में जा रहे हैं। और वो कमजोर हालत सिर्फ ईरान जंग की वजह से नहीं है, उसकी ये भी वजह है कि उन्होंने, उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी सदर ट्रंप की, जो कि पूरी टैरिफ्स पर बेस्ड थी, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने उठाकर उसको बाहर फेंक दिया। और अब वो दोबारा कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जो 10% का यूनिफॉर्म टैरिफ लगाया था, उसको भी एक जो फेडरल कोर्ट है उसने उठाकर बाहर फेंक दिया कि सदर को तो ये अथॉरिटी है ही नहीं है टैरिफ्स लगाने की। तो वो जो है बहुत अब कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी तरह कोई आईनी कानूनी तरीके से मैं वो ताकत वापस हासिल ले लूं, लेकिन वो ताकत उनके हाथ से निकल गई। अब चाइना को ये बात मालूम है कि सदर ट्रंप जो है वो जो रैंडमली और अपनी मर्जी से सुबह उठ के टैरिफ लगा देते, अब वो नहीं लगा सकते। तो एक ज्यादा कॉन्फिडेंट चाइना है और कम कॉन्फिडेंट अमेरिका है, जिनकी समिट इस वक्त बीजिंग में हो रही है। खुरम साहब, लेकिन दो चीज़ें हो गई ना फिर। ईरान वॉर में अब ईरान को पता है कि 40 दिन अमेरिका और इसराइल ने जितनी बमबारी करनी थी कर ली, लेकिन अभी भी वो सांस ले रहे हैं। उन्होंने हाथ खड़े नहीं किए, सरेंडर नहीं किया। उन्होंने बहुत तकलीफ़ उठाई, बहुत जानें दी, माली नुकसान उठाया, लेकिन दे सर्वाइव्ड। इसी तरीके से चाइना को पता है कि टैरिफ वॉर्स में जो कुछ ट्रंप कर सकते थे कर लिया, चाइना भी उससे गुजर गया। अब ये पोस्ट ईरान वॉर, ये इलाका, इसकी सूरत क्या बनेगी? अमेरिका पीछे की तरफ जा रहा है और चाइना ऊपर की तरफ आ रहा है, या अभी ये स्टेटस को चलेगा भी? जी नहीं, ये इसमें अमेरिका पीछे की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये जो जंग हुई है, वैसे तो अमेरिका के पास दुनिया के जदीद तरीन और मोहलक तरीन हथियार हैं, लेकिन देखिए ना, 3 खबरें आई हैं इस पिछले हफ्ते में। एक तो वॉशिंगटन पोस्ट ने ये रिवील किया कि अमेरिका के बेसिस को बहुत नुकसान पहुंचाया है, यानी सैकड़ों बिल्डिंग, आई थिंक गालिबन 218 का नंबर उन्होंने दिया, कि वो जो छुपा कर रखी हुई थी खबरें कि जो अमेरिका के बेसिस थे मशरक़ वस्ता में, ईरान उन पर हमलावर हुआ और कामयाबी से हमलावर हुआ। नंबर 1। दूसरी खबर आई अभी, जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने कल पब्लिश की है, उस पर बड़ी ले दे हो रही है कि ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है और उनके जो मिसाइल्स हैं, वो इतनी भयानक अमेरिकी बमबारी के बावजूद वो मिसाइल प्रोग्राम 60% तक इंटैक्ट है। ठीक है। तीसरी जो खबर आई, जो उनके एक गालिब अभी वेरीफाई होना बाकी है, उनके जो कांग्रेसमैन ने कहा कि उनके तो गालिबन दर्जनों जहाज गिरे हैं इस पूरी जंग में। तो अब देखिए ना, ये भी 39 का नंबर है जी, 39 जहाज आया है कि उनका अमेरिका के दबाव में। 39 का नंबर है, वो भी वेरीफाई होना है। अब देखिए ना, ये चीजें जो चाइना का एक जहाज सिर्फ इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए वहां खड़ा था गल्फ में, ये बात उनको मालूम है कि अमेरिका जो है वो, अगर उसने कमिट भी किए हैं अपने हथियार या अपने लोग जो हैं, लेकिन वो फुल फोर्स के साथ ईरान पर हमलावर होने के लिए तैयार नहीं था और ना तैयार नहीं है। बल्कि 10 दिन पहले तो उन्होंने अपना जो एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर था वो वहां से विड्रॉ कर लिया। तो सदर ट्रंप की गुफ्तगू अपनी जगह पर है, लेकिन अमेरिका का अमल जो है वो यही जाहिर कर रहा है कि वो इस खित्ते से विड्रॉ कर रहे हैं। उनका ये, आई थिंक, जो सबसे एक अमेरिका को हजीमत उठाना पड़ी, उनका ये ख्याल था कि इस जंग के नतीजे में जो ईरान के साथ करने जा रहे हैं, वहां इसराइल का एक असर, अगर तसल्लुत नहीं तो एक गहरा असर जो है इस जगह पर कायम होगा, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कायम होगा। उसमें वो नाकाम हुआ है, और वो जो नाकामी है, जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, चले पाकिस्तान का हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंटली उस बैलेंस में पाकिस्तान का फायदा हुआ। दुरुस्त है। आदिल नजम साहब, ईरान का अब आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं? ईरान अमेरिका पीस टॉक्स का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? क्या ये इस चाइनीज़ विज़िट के नतीजे में इसको कुछ किक स्टार्ट मिलेगा, रीइग्नाइट होंगी, बैठेंगे दोबारा, या भी उसमें टाइम है, इंतज़ार करना पड़ेगा?
नहीं, हो सकता है, हो सकता है, लेकिन ये जो कई बार सोच होती है ना कि ये इस इवन इफ अगर ईरान का मसला जो है टॉप ऑफ माइंड हो, तो वो वहाँ हल होगा, और इस सारे दौरे का असली मकसद वो है, दैट आई डू नॉट बिलीव, लेकिन यकीनन हो सकता है। मैं बताता हूँ क्यों हो सकता है। देखिए, ट्रम्प साहब का इस वक्त जो एक मसला हो गया है या अमेरिका में डिस्कस हो रहा है, कि एक तो वो कान के कच्चे हैं, जो आखिरी बात सुनते हैं उसी को वो बस वापस रिपीट कर देते हैं। दूसरा, ही डज नॉट हैव रीजनेबल एडवाइजर्स अराउंड हिम। वो सारे जो है अब इतनी एक खुशामद की एक वो बन गई है, और हम जानते हैं कि ये कैसे होता है। लेकिन जब ट्रम्प जैसा आदमी और हर शख्स जो है वो कहे कि जी आपकी आंखें जो है वो हेमा मालिनी से मिलती हैं या जो भी है, तो आप उसको बिलीव करना शुरू करते हैं। सो देयर इज अ रियल क्राइसिस ऑफ एडवाइस नाउ। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये हम जानते हैं कि ट्रम्प साहब शी को बहुत एडमायर करते हैं, क्योंकि वो हर ताकतवर शख्स को एडमायर करते हैं। 2017 में जब वो चीन गए थे, तो उस दौरे ने उनका बिल्कुल एक बहुत ड्रामेटिक शिफ्ट किया था, क्योंकि उनके लिए मिलिट्री परेड हुई। उन्होंने देखा कि यार इनके पास तो बहुत ज़्यादा खिलौने हैं। उन्होंने जब साइज देखे चीज़ों के, तो ही हिज व्यू ऑफ चाइना एंड शी चेंज ड्रामेटिकली। मैं ये सारी तमहीद का मकसद ये है कि इफ ऐसा नहीं है कि शी साहब कहेंगे अच्छा यार हम डील कर लेते हैं, आई डोंट थिंक दैट विल हैपन। लेकिन इफ ही हेयर्स थिंग्स फ्रॉम शी, वो उसको ज्यादा सीरियसली लेंगे बनिस्बत जो वो दूसरी चीजें ले रहे हैं। ये एक उम्मीद है कि अभी तक एक जो है ना, अजीब सी बात ये हो रही है कि इट सीम्स के डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका हो या ना हो, डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह ईरान की जो इंपॉर्टेंस है, ईरान की जंग की, उसको नहीं समझ रहे। क्योंकि ना तो अमेरिका में उस किस्म का इकोनॉमिक इम्पैक्ट है जो आपके पास पाकिस्तान में है या ऑस्ट्रेलिया में है या जापान में है, ना यूरोप में है। ना ही उनकी जो फॉरेन पॉलिसी की थिंकिंग है वो उस किस्म की लॉन्ग टर्म है जिसमें वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी सोचें। तो इन दैट सेंस आई डू थिंक कि जो वो चाइना में देखेंगे, जो वो चाइना में सुनेंगे, इंक्लूडिंग अबाउट ईरान, उसका असर होगा। ईरान इस वक्त है कहाँ? देखें, आप सारे स्लोगन निकाल दें, वी आर इन ए स्टेट ऑफ स्टेलमेट। चाहे वो कह दें कि जी मैं तो बिल्कुल रिजेक्ट करता हूं, ये तो फलाना है, बड़ा बेहमकाना है, ये है वो है, लेकिन ऑन द ग्राउंड तो चीज नहीं चेंज होती ना। एक ब्लॉकेड है जो लगाया हुआ है एक उस पे हुर्मुज पे ईरान ने, जिसका मतलब है उनकी इजाजत के बगैर शिप नहीं जाती। उसके बाद एक दूसरा ब्लॉकेड लगा दिया अमेरिका ने कि जो उनकी इजाजत से चली जाएगी उसको हम रोक देंगे। ये सी है ना। सो इन अ वे दोनों जो हैं वो ब्लॉकेड हटाने की ताकत नहीं रखते, लेकिन एक तरह से उन्होंने उसको स्टेलमेट कर दिया। उस स्टेलमेट की कीमत जो है वो बाकी दुनिया दे रही है इन 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 द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस वगैरह। सो वो जो चीज़ फंसी हुई है ना, वो जो, बिकॉज हर एक को मेरे ख्याल में पता है, खुर्रम साहब को भी पता है, आपको भी पता है, शायद मुझे भी पता हो कि फाइनल एग्रीमेंट की शक्ल क्या होगी। अब बहुत क्लियर हो चुका है कि फाइनल एग्रीमेंट की शक्ल क्या होगी। ऐसा नहीं है कोई नई गीदड़ सिंगी आ जाएगी। मसला ये है कि इसकी पॉलिटिक्स कैसे मूव होती है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपना अपना ही स्टेप्स बैक अ बिट। और स्टेप्स बैक का मतलब ये नहीं है कि वो हार मान ले। स्टेप बैक का मतलब सिर्फ ये है कि वो जिस किस्म की तस्हीक करते हैं ईरान की, और उनसे जो सरेंडर किस्म की चीज मानते हैं जो ईरान देने को तैयार नहीं है, उससे वो पीछे हट जाए। सो दैट आई डू थिंक कैन हैपन विद चाइना। चाइना के हवाले से एक मुझे इजाजत दीजिए, बहुत सारा तबसरा ये हो रहा है कि जिस तरह चाइना को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, खुसूसन अमेरिकन प्रेस और ट्विटर पे आपको सिर्फ अमेरिकन ही मिलती है, तो वो एक नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है कि एज इफ चाइना जो है ना बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ईरान पे। दैट इट इज ट्रू कि चाइना इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड। इट इज ट्रू कि चाइना जो है वो ईरान का ऑयल लेता है, लेकिन इट इज ऑल्सो ट्रू कि दुनिया में जो सबसे बड़ा ऑयल के रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स मीनिंग जो इमीडिएट रिजर्व्स हैं जमीन के अंदर नहीं, वो चाइना के पास है। इट इज ऑल्सो ट्रू कि चाइना का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अरसे से उन्होंने चेंज कर दिया। हम जब अजीब अजीब बातें कर रहे थे, वो बहुत पहले से रिन्यूएबल उनकी एक इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट, हाइड्रो इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट। तो ऐसी डिपेंडेंस नहीं है जो उनकी ईरान पे डिपेंडेंस, जिसको हम डिपेंडेंस सुनते हैं अमेरिका से, वो एक तरह से स्ट्रैटेजी है। वो ये नहीं है कि वो ईरान से तेल इसलिए लेते हैं कि वो चीप है, वो इसलिए है कि यूएस की जो सैंक्शंस हैं चीन उसको डिफाई करता रहा है। ये आज की बात नहीं है, चीन उसको डिफाई करता रहा है। और चीन ने अभी भी कह दिया है कि मेरे ख्याल में तुम्हारा जो ये देव मेड इट क्लियर कि जो ब्लॉकेड है
वो उसको नहीं मानते। तो ये सारी चीजें बात जरूर होंगी, लेकिन इट इज नॉट एज इफ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द नेगोशिएशंस इज कि ईरान का हल निकले। आई डू होप कि कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब तक वापस आए तो हिज व्यू ऑन ईरान हैज चेंज्ड, बिकॉज जो चीजें वो सुनेंगे और देखेंगे चीन में। अच्छा खुरम साहब, जो ईरानियन मसला है, बहुत से नाकदीन पिछले 15 रोज़ से सारा चाइनीज़ विज़िट के साथ जोड़ रहे थे कि इस विज़िट के आगे पीछे इस मसले को हल होना चाहिए। अब वो विज़िट शुरू हो गया, 3 दिनों में 15 तो मुकम्मल भी हो जाएगा। आपकी अपनी क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या दोबारा इस्लामाबाद में बैठक सज रही है? क्या ईरान जो है न्यूक्लियर के ऊपर कंसीड करना पड़ेगा ईरान को, जैसे ट्रंप को बाकी इश्यूज से पीछे हटना पड़ेगा, सैंक्शंस हटानी पड़ेंगी, एसेट्स उनके अनफ्रीज करने पड़ेंगे, तो न्यूक्लियर के ऊपर ईरान को भी पीछे हटना पड़ेगा? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? जी, मेरी तो तवक्को है कि इस्लामाबाद में एक और राउंड होगा, क्योंकि उसके बगैर मामलात उस तरफ एक मुस्तकिल हल की तरफ नहीं जाएंगे। और उसके बावजूद भी ज़ाहिर इशू रहेगा कि क्या जो चीन का पोस्चर है इस वक्त कि वो पाकिस्तान के पीछे खड़ा होके इस प्रोसेस को सपोर्ट करे, वो खुद आगे आने के लिए या कोई रिसोर्सेज कमिट करने के लिए बराह रास्त तैयार नहीं है। इसका मतलब यही है कि इस वक्त पाकिस्तान की मीडिएशन ही जो है वो फील्ड में है, और इसी के जरिए जो है, और सदर ट्रंप ने उसकी अब तमाम तरह जो खबरें आई हैं इसराइल स्पॉन्सर्ड, उसके बावजूद सदर ट्रंप ने वेरीफाई कर दिया कि पाकिस्तान ही प्रिंसिपल्स मीडिएटर है। तो ये मीडिएटर का इस वक्त आई थिंक रोल थोड़ा सा और कदम आगे बढ़ाना होगा। एक फेस सेविंग प्रपोजल जो है उसको उसकी तरफ दोनों साइड्स को नज करना है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ईरान को कमिट करना होगा। ईरान की कोशिश ये है कि उसकी जो तकलीफ है, मुआशी तकलीफ है, और उसकी वजह से जो दुनिया को तकलीफ है अपना हुर्मुज़ को ब्लॉक करने की, कि मुआशी मामलात पर पहले एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, और फिर जो मुश्किल मामलात हैं उसको वो फिर डिले भी कर सकते हैं या दूसरी स्टेज पे ले जा सकते हैं। अमेरिका ये चाहता है कि हर चीज वन गो में होगी, और जहां हमें ये मालूम है कि अमेरिका की जो ओवरऑल स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो इतनी मजबूत नहीं है इन मुज़ाकरात में, लेकिन ईरान भी मेरे क़यास में अपना जो कहते हैं ना ओवर प्लेइंग देयर हैंड, उनकी भी पोजीशन जो है वो उतनी ज्यादा मजबूत नहीं है जितनी वो समझ रहे हैं। तो ईरान को भी इस पे जरूर गौर करना है कि उन्होंने किस तरह इस सारे मामले से निकलना है और अपने मुल्क में इस खित्ते में अमन लेकर आना है और अपने मुल्क की जो मईशत है उसको नॉर्मलाइज करना है। बाकी मुस्तकबिल तो बहुत तवील एक गेम है जो सारे लोग खेलेंगे, और अभी मालूम नहीं है कि चीन जो है किस हद तक अपनी पावर प्रोजेक्शन दुनिया में शुरू करेगा, क्योंकि चीन सवाए साउथ चाइना सी के और कहीं अपनी अस्करी ताकत जो है उसको प्रोजेक्ट नहीं करता। तो चीन का जो पोस्चर है आने वाले सालों में वो एक अननोन इस वक्त क्वांटिटी है। तो इसलिए ये इस्लामाबाद में ही एक नशिस्त होगी, मुझे मेरी तवक्को है, बहुत ज्यादा देर नहीं है। ब्रेक से वापसी पे इकॉनमी को डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज से 35 साल पहले तकरीबन पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम कुछ $495 के करीब थी, और इंडिया और बांग्लादेश हमारे मुकाबले में $325 के ऊपर खड़े थे। आज इन 35 सालों के बाद पाकिस्तान ने आज जो दादोशुमार सरकारी किए हैं वो $1901 है, अगर ये दुरुस्त हैं, क्योंकि IMF के और वर्ल्ड बैंक के इससे कम है, इसी को मान लेते हैं 1901 है। इसके मुकाबले में इंडिया और बांग्लादेश वो 2800 से 3000 के दरमियान खड़े हैं। तो हमने कुछ खो दिया है इसी अरसे के अंदर। पिछले 3 सालों में जो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट है वो 2.62, 3.18 और 3.7% है, और कम व बेश इतनी ही हम पाकिस्तान में पॉपुलेशन ग्रोथ करते हैं। तो एक लार्ज नंबर ऑफ़ अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ हम क्रिएट कर रहे हैं, जिनके पास पाकिस्तान में काम करने के लिए कुछ नहीं है। FDI फ्लोज़ नहीं है, आपके पास नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स भी नहीं आ रहे, जिसकी बिना के ऊपर आपकी एक्सपोर्ट्स भी नहीं बढ़ पाती। एक्सपोर्ट्स आपकी रुक गई हैं एक जगह पे। तो एक $500 मिलियन ऊपर जाती है, फिर $1 अरब नीचे आ जाती है, एक साल गलती से फिर $1 अरब ऊपर चढ़ती है, अगले 2 सालों में वो फिर नीचे आ जाती है। तो हम एक विशियस साइकिल में फंसे हुए हैं और कोई रास्ता नहीं है किसी के पास। फेक क्लेम्स हैं कि हम बहुत ग्रो कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स इस साल भी 6.25% पिछले साल की निस्बत कम है।
जो प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल जावेद कुरैशी साहब, CEO हैं पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के। खुर्रम साहब हमारे साथ पहले से मौजूद हैं। जावेद साहब, आपको वेलकम करूँगा। सर, क्या वजूहात हैं ये लो ग्रोथ की और लो पर कैपिटा इनकम की, और इसी तरीके से जो लोगों की हैव्स एंड हैव नॉट्स का डिफरेंस है उसमें तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है? थैंक यू सर। देखें, हमने जो बिजनेस मॉडल फॉलो किया है वो गलत मॉडल था। हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बिल्कुल एम्फेसिस नहीं किया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमने इनकरेज नहीं किया। हमने इंपोर्ट्स खोल दिए। हमने इस मुल्क को एक ट्रेडिंग कंट्री की तरह चलाया है, जबकि जो बड़े बड़े मुल्क होते हैं जिनकी बड़ी पॉपुलेशंस होती हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और उनकी जितनी इंसेंटिव्स होती हैं, जितनी उनकी स्कीमें होती हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करती हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है और एम्प्लॉयमेंट से जीडीपी और लोगों की वेल्थ में फर्क आता है। अगर आपकी इतने बड़े मुल्क में आपका मैन्युफैक्चरिंग बेस ही नहीं होगा तो आप जॉब्स नहीं क्रिएट करेंगे, और जॉब्स नहीं क्रिएट करेंगे तो फिर आपको मसले होंगे। हम लोगों ने कंजम्पशन एक्सपोर्ट्स पे हमने फोकस नहीं किया है। एक्सपोर्ट्स इसीलिए फ्लैट रहती हैं जी। जो जो मुल्क एक्सपोर्ट्स ग्रो करते हैं उनको 5, 10, 15 साल की प्लानिंग की जरूरत होती है, और उसमें स्टेट को प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करना पड़ता है। आप पूरे एशिया पैसिफिक वगैरह देख लें, जिन कंट्रीज ने प्रोग्रेस किया है वो उन्होंने एक्सपोर्ट्स के थ्रू किया है और मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू किया है। आप चाइना को देख लें, आप इंडोनेशिया को देख लें, आप कोरिया को देख लें, ताइवान को देख लें। तो जी, ये हमारी पॉलिसियां गलत रही हैं। उसके ऊपर हमारी इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी रही है कि हम कभी कोई पॉलिसी सेट ही नहीं कर सके। तो अगर आप सेट नहीं करेंगे पॉलिसियां गलत बनाएंगे तो फिर आपका यही रेपरकशंस होंगे और आपको फिर यही कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जी। खुर्रम साहब, आप तो खुद ट्रेड मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान में। एक्सपोर्ट सेक्टर को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। एक्सपोर्ट हमारी मुकम्मल नाकामी की कहानी है। रेमिटेंसेस हमें 40 अरब डॉलर आके बचा जाती हैं, लेकिन वो कंजम्पशन ही बढ़ाती हैं यहाँ पे, क्योंकि आपकी मैन्युफैक्चरिंग तो होती नहीं है। बाहर से पैसा आया और आपने कंज्यूम कर लिया। एक्सपोर्ट क्यों नहीं होती पाकिस्तान से? इसलिए कि हमने कभी सिस्टमैटिकली एक्सपोर्ट को प्रमोट ही नहीं किया, और पिछले कुछ दहाइयों में जो IMF का फॉर्मूला है वो एक्सपोर्ट की बेहतरी का फॉर्मूला नहीं है। उसके लिए कुछ प्रोटेक्शन देनी है, कुछ आपने रिलीफ देना है उन लोगों को जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। और लेकिन कुरैशी साहब की तब बातों से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन क्योंकि मैंने एक फर्क नजर से इस रियासत को देखा है। मलिक साहब, रियासत की इस्तेदाद का बहुत बड़ा क्राइसिस है, जो कैपेसिटी ऑफ द स्टेट टू इम्प्लीमेंट और खास तौर पे मॉनिटर। और ये जो 4-5 इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज हैं जो की हैं, जिसमें तजारत भी है, फाइनेंस है, दोनों एनर्जी की मिनिस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, इनमें तो बहुत बड़ी जरूरत है कि हम नई इस्तेदाद लेकर आए, उसका मैकेनिज्म क्रिएट करें। और चूंकि इनके अंदर इस्तेदाद नहीं आ सकी, और ये इतने बड़े क्रूशल सेक्टर हैं, सिर्फ अकेला पावर सेक्टर ही आपको अच्छी तरह मालूम है कि उसने किस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया है, तो वहां इस्तेदाद बढ़ानी है। और एक लार्जर इशू भी है जो जिससे जो बातें कुरैशी साहब ने की उनकी वजह से क्रिएट हुआ है, और वो ये है कि हुकूमत और जो अवाम है या हुकूमत और बिजनेस कम्युनिटी है, उसके दरमियान जो ट्रस्ट है, जो इत्मीनान है, वो मुकम्मल तौर पे स्मैश हो चुका है। तो लिहाजा जो चैलेंज है वो ये है कि इस इत्मीनान को बहाल करना है, अपने बिजनेस कम्युनिटी पे और अपने शहरियों पे ट्रस्ट करना है, उनको चोर की तरह ट्रीट नहीं करना, और उनको ये एनकरेजमेंट देनी है थ्रू 2 चीजें हैं जी, प्रिडिक्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी। उसके जरिए आपने उनको ये इत्मीनान देना है कि आप ये जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ये फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, इसकी टैक्सेशन में इस तरह की तब्दीली नहीं होगी कि आपका सारा बिजनेस मॉडल ही उल्ट कर नीचे गिर जाए। और दूसरा ऑफ कोर्स ये है कि एक और चीज जो वजह रही है कि पाकिस्तान में जिस तरह हमने, हमारी हुकूमतों ने जो बहुत सारे एग्रीमेंट्स जो है निगोशिएट किए हैं, चाहे बैरूनी ममालिक से चाहे पाकिस्तान के अंदर,
वो पाकिस्तान की रियासत के हक में नहीं थे, पाकिस्तान के अवाम के हक में नहीं थे। तो ये सबक सीख कर आई थिंक शहबाज शरीफ साहब के सामने चैलेंज है इस बजट में कि क्या वो एक ट्रूली रेडिकल बजट दे सकते हैं। वरना हकीकत यह कि अगर जो रूटीन का मक्खी पर मक्खी बजट है उससे पाकिस्तान में ना ही नई इन्वेस्टमेंट होगी, ना ग्रोथ होगी, और जो असल मकसद होना चाहिए इस सारी डिस्कशन का कि जॉब ग्रोथ कैसे होगी, कि हमारे नौजवान मर्दों खवातीन को वो रोजगार मिले ताकि वो जो खुशहाली है वो लोगों के घरों तक पहुंचे और उनको महसूस हो कि पाकिस्तान आगे जा रहा है। जावेद कुरैशी साहब, खुर्रम साहब ने जो जिक्र किया बाज़ एग्रीमेंट्स का, IPPs की मिसाल ले लेते हैं। ख़ुद शहबाज शरीफ साहब ने CPEC के नीचे $14 अरब के पंजाब में प्रोजेक्ट्स लगाए थे। अब उनकी कैपेसिटी पेमेंट्स हम अपनी नाक से पे कर रहे हैं, बिजली नहीं खरीदते, कैपेसिटी पेमेंट्स दे रहे हैं। हमने लोगों को इंकरेज किया सोलर लगाएं, अनअफोर्डेबल बिजली आप सोलर लगा लें घरों के ऊपर। लोगों ने सोलर लगाया, अब हम कह रहे हैं कि नहीं, सोलर आपका जो है वो हमारे ग्रिड को बिठा रहा है, इसलिए आप सोलर वाली पॉलिसी भी चेंज, हम अब आपको पैसे लगाएंगे इसके ऊपर। कैपेसिटी पेमेंट्स भी चार्ज करनी शुरू कर दिए, किराया मीटर भी लगा दिया है बिजली के बिलों में। तो हर तरीके से लोगों को हम लूटने की, उनकी खाल उतारने की कोशिश करते हैं। रिलीफ, ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कोशिश नहीं करते। इट्स अ करप्ट सिस्टम, इट्स नॉट अ गुड सिस्टम। कुरैशी साहब, देखें सर, I agree with you, and by the way I think खुर्रम साहब spoke very well. I completely endorse his view. जो आप सोलर पे बात कर रहे हैं जी, ये भी आई थिंक खुर्रम साहब ने भी कहा था और मैंने भी थोड़ा सा इस पे बात की थी कि अगेन ये एक पॉलिसी है कि आप चॉप एंड चेंज कर रहे हैं। आपने एक इंसेंटिव दिया, आपने एक बड़ा क्लियरली मैसेज दिया कि जी सोलर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अगर आप देखें जो गल्फ वॉर क्राइसिस की वजह से कितना प्रेशर पड़ रहा है हम पे, बिकॉज हम इंपोर्ट करते हैं फ्यूल वगैरह। तो सोलर की पॉलिसी बनाई और फिर आपको थोड़ी सी उसकी तकलीफ हुई या किसी ने कुछ कह दिया कि जी इससे तो फलाने लोग बेनिफिट कर रहे हैं। पॉलिसियां जी आप चॉप एंड चेंज नहीं कर सकते। कभी कभी पॉलिसी अगर गलत भी हो, ठीक है, आप उसको चलाएं, लेकिन स्टेबिलिटी, मार्केट्स जो हैं और इन्वेस्टर्स जो है वो स्टेबिलिटी चाहता है। पैसे जब कोई लगाता है बिजनेस में तो वो चाहता है यार कि मुझे पॉलिसियां समझ हों, और पूरी दुनिया जो है जो इन्वेस्टमेंट करती है या जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है वो स्टेबल पॉलिसीज के बेसिस पे करती हैं। तो बिल्कुल जी, ये जो हम चॉप एंड चेंज करते हैं ना, ये गलत है और हमें इससे निकलना पड़ेगा। ये जिसको हम कहते हैं ना रिएक्टिव पॉलिसीज, और ये बहुत नुकसान देती हैं। कोई तजवीज़ आपकी बजट के हवाले से, कोई 3 स्टेप्स जो हुकूमत को लेने चाहिए? देखिए जी, गवर्नमेंट का बहुत चैलेंज है। कोई 3 स्टेप जो हुकूमत को लेने चाहिए? ये गवर्नमेंट को टैक्सेस काटने पड़ेंगे, हेविली काटने पड़ेंगे, ये सुपर टैक्स वगैरह हटाना पड़ेगा। ये बिल्कुल ही सत्यानाश कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को। आपको पर्सनल इनकम टैक्सेस कम करने पड़ेंगे, लोग ये मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। एंड थर्ड चीज है जी, आपको एक्सपोर्ट्स को फुली इनकरेज करना है, फुली इंसेंटिवाइज करना है। ड्रामेटिकली आपको एक्सपोर्ट पॉलिसियां बनानी है जहां एक्सपोर्टर्स को क्लियर एडवांटेज दिया जाए कि जी अगर वो एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो उनको इंसेंटिव्स मिलेंगे। अभी आप सिस्टम देखें तो एक्सपोर्टर से आप बात करें तो वो आपको इतनी रुकावट बताएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। तो ये 2-3 चीजें हैं जी, हमें करना पड़ेगा। आसान काम नहीं है, लेकिन आपको बिजनेस एनवायरनमेंट ठीक करना है। और ये खुर्रम साहब, आपकी नजर में वो कौन से 3 स्टेप्स हैं जो बजट में अनाउंस किए जाने चाहिए टू रिवाइव ग्रोथ? जी, मैं बिल्कुल कुरैशी साहब से एग्री करता हूं। पहला जो इशू है वो ये टैक्सेशन का निजाम में टैक्स में कमी करनी है, और जिस तरीके से हम लोगों से टैक्स लेते हैं उसको तब्दील करना है। हमें पाकिस्तान के अवाम पर एतमाद करना पड़ेगा। पाकिस्तानी अवाम जो है उनको चोर की तरह ट्रीट करना और उनको मुस्तकिल नोटिस भेज कर हरासा करना, ये मैकेनिज्म 21वीं सदी में ना पहले चला ना अब चलेगा। पहली बात यह कि टैक्स के निजाम में एक रेडिकल ट्रस्ट वाला जो मैकेनिज्म है वो लाना है। दूसरा ये है, और यहां मैं फिर कुरैशी साहब से एग्री करूंगा, अगर आपकी वाकई तरजीह एक्सपोर्ट है तो फिर सारी इकोनॉमिक पॉलिसी उसके ताबे होनी चाहिए, जो कभी नहीं हुई। तो लिहाजा उसको देखकर सामने रख के जो है वो बात करनी है। तीसरी चीज जहां जरूर जो मेरी सजेशन है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो सूबों का रोल है
उसको भी हाईलाइट करना और उनको इसमें शामिल करना, क्योंकि उनके पास इतने ज्यादा वसाइल हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं है, और उन वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल और उनका दुरुस्त खर्च जो है वो भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत आगे ले जा सकता है, तो उस पर भी फोकस करना हो। सर मेरे पास टाइम ख़त्म हो गया। आपकी आखिरी तजवीज़ में सिर्फ एक इजाफा है कि चीफ मिनिस्टर के ऊपर सरकारी टैक्स, मेरे टैक्स के पैसों से अपनी तस्वीरें छापने पे पाबंदी होनी चाहिए। हम अपनी तनख्वाहों से 40% देते हैं पाकिस्तान का निज़ाम चलाने के लिए, वो अपनी तस्वीरें छाप छाप के हमारे पैसे ज़ाया कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी कोई कानून साजी करिए। जावेद कुरैशी साहब, गीर साहब और आदिल नजम साहब हमारे साथ थे। सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।